Hello everyone, this is Utkarsh Shukla from Utkarsh Education। सीटेट प्रैक्टिस में बाल विकास की तीसरे सेट में आज हम 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है आप वो सीख सकें, आपका रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम के संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आप समझ सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर आप सीटेट से संबंधित PDFs चाहते हैं, ट्रिक्स चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आइए अब समय बर्बाद किए बिना पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन बी, पारंगत मनोविज्ञानियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। या ऑप्शन डी, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, माता पिता को सम्मिलित नहीं करना ये गलत है। माता पिता को सम्मिलित करना एक अच्छी बात होती है। बच्चे को अलग करना भी गलत है। बच्चे को समावेशी शिक्षा देनी है जिससे उसे अलग महसूस ना हो, तो ये भी गलत है। पारंगत मनोविज्ञानियों का प्रयोग आप कितने बच्चों के लिए करेंगे? वो फ्री तो आएंगे नहीं, तो उस पर पैसा बहुत जाएगा, तो वो भी फीजिबल नहीं माना जाएगा, इसीलिए ये भी गलत है। हाँ, शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन इसलिए करो क्योंकि देखो, विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आने के लिए अगर भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण को चेक करना है तो उसकी मातृभाषा तो चेक करनी ही पड़ेगी आपको, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डॉट डॉट के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, शिक्षक की शिक्षण शैली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके अतिरिक्त यानी कि अधिगम अक्षमता उत्पन्न होने के लिए मदिरा सेवन बचपन से अगर वो कर रही है तो हो सकता है बच्चे को कुछ इफेक्ट पड़े। मंदबुद्धि है तो भी इफेक्ट पड़ेगा, दिमागी बुखार है तो भी इफेक्ट पड़ेगा। इनमें सबसे सही आंसर चौथा ही है। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी विद्यालय डॉट 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। समावेशी का मतलब है कि सभी बच्चों को एक ही क्लास में पढ़ाइए, आप मेहनत करिए, बच्चों को अलग करके अपने लिए आरामदायक चीज़ उत्पन्न मत करिए कि इस बच्चे को ये नहीं आता है तो अलग कर दिए। तो दूसरे में यही लिखा हुआ है ना कि हम उन्हें अलग करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अलग नहीं कर सकते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी क्या होते हैं? बहिर्मुखी, बहुपरिश्रमी, अभिसारी चिंतक, अपसारी चिंतक। तो ये तो आपको पता ही है, अपसारी चिंतक होते हैं। अपसारी चिंतन होता है विभिन्न दिशाओं में सोचने वाला, ठीक है। बहिर्मुखी वो होता है जो अपने मन में कुछ सोच नहीं पाता, जो होता है वो बाहर के वातावरण को ही देखता रहता है। बहुत परिश्रमी तो पता ही है, जो केवल परिश्रम कर रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं। और अभिसारी चिंतक होते हैं जो एक ही दिशा में 50 प्रकार से सोच रहे हैं परंतु अपनी दिशा नहीं बदल रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा अपसारी चिंतक। अगला क्वेश्चन, छायांकित क्षेत्र में सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो आते हैं। छायांकित क्षेत्र आप देख रहे हैं, 3 गोले बने, उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता। तो ये आएंगे किस में? तो ये इसका आंसर 3 सिग्मा होता है, ठीक है। इसको तुम सिग्मा मान लो, इसको सिग्मा मान लो, इसको सिग्मा मान लो, तो ये जो इसमें आएगा वो 3 सिग्मा ही हो या उससे ऊपर ही होंगे ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित विकल्प होगा?
जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी ... करते हैं। ऑप्शन ए, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित होती हैं तब वो जल्दी प्रत्यास्मरण करते हैं। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय गतिविधियां होती हैं तब बच्चे जल्दी स्मरण करते हैं। जब गतिविधियां वास्तविक रूप से उपयोगी होती हैं तब बच्चे सीखा जल्दी करते हैं। जब गतिविधियां कक्ष में उपयोगी होते हैं तो बच्चे जल्दी विस्मरण करते हैं, भूला जल्दी करते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। विस्मरण तो करेंगे नहीं अगर कक्ष में उपयोगी चीज पढ़ाओगे। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष का स्मरण से कोई संबंध नहीं है। केवल कक्ष से संबंधित होंगी तो प्रत्यास्मरण से भी कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उसमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। बड़ी हैवी शब्दावली यूज की गई है। अब मैं सरल शब्दों में क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, ये पूछ रही है सीबीएसई जो है बच्चों से ये कहती है कि अकेले मत रहो, ग्रुप में रहा करो। इसके पीछे का कारण क्या है? ताकि टीचर जो है उनका आकलन अच्छे से कर सके, ताकि विद्यालय का समय बर्बाद ना हो, ताकि गतिविधियों में जो पैसा लगता है वो कम हो लगे, या फिर उनकी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा जो है उसमें जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हटा दिया जाए। तो इसमें ऑब्वियसली कौन सा आंसर होगा? डी। ठीक है, कम पैसा कम करना, अपना क्वेश्चन पेपर सरल बनाना, ये सब चीज़ें सही नहीं होगी। ऑप्शन होगा डी। 8वां सीधा फैक्ट है, बच्चे फिल्मों में दिखाए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये किसने कहा है? ये हमारे बेंडूरा साहब ने कहा है। ये आपको रटना पड़ेगा। बच्चे फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए, गौड़ अनुकरण। ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन सी, सामान्यीकरण। ऑप्शन डी, प्राथमिक अनुकरण। इसका आंसर होगा सामाजिक अधिगम। फैशन शो एक सामाजिक प्रक्रिया है। फैशन शो समाज का हिस्सा होती है, इसीलिए उसको सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आना पड़ेगा। सामान्यीकरण का इससे कोई संबंध नहीं है। प्राथमिक अनुकरण माँ बाप का होता है, गौड़ अनुकरण जैसा कुछ होता नहीं है। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को ऑप्शन ए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। ऑप्शन बी, गलतियां करने वाले शिक्षकों की पहचान करनी चाहिए और उनके टीचर से शिकायत और उनके प्रिंसिपल से शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन सी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। या ऑप्शन डी, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो मैंने जैसा कि पहले भी बोला है, बच्चे भगवान का रूप है, उनको सजा देनी नहीं है, उनकी बात को समझना है और अपने में ढालना है, ना कि बच्चों को जानबूझ के चेंज करवाना है आपको। इसीलिए तुम एक तो प्रिंसिपल से शिकायत नहीं करोगे, ना उन्हें क्लास से बाहर निकालोगे। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ दिए अगर, तो बच्चे जितनी बार गलतियां करेंगे तुम उतनी बार छोड़ोगे तो पढ़ा कैसे पाओगे? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी। ... के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। यानी कि इनमें से 3 तकनीकें परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करेंगी और एक जो है नहीं करेगी। तो पहला ऑप्शन है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, दूसरा समर्थन प्राप्त करना, तीसरा विशिष्टताओं बल देना और आखिरी प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना। तो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता कौन दूर नहीं कर रहा है? पहला वाला। परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचोगे तो परीक्षा सरल थोड़ी हो जाएगी तुम्हारे लिए। आइए अब अगला पढ़ते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक मिनट की। ब्लूम की टैक्सोनॉमी ... की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। पहला, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं की, पठन कौशल की, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की या उपलब्धि लक्ष्यों की। तो इसका आंसर है सी। संज्ञानात्मक उद्देश्यों के बारे में ब्लूम समझाते हैं। ब्लूम का सिद्धांत मैंने पढ़ाया भी हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों को ही ब्लूम समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
अगला, 3 विद्यार्थी हैं आवा सा जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे मज़ा आता है और भविष्य में उसे अंग्रेजी से मदद मिलने वाली है। बी इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो क्लास में टॉप करना चाहती है। सी इसलिए पढ़ता है क्योंकि वो बस पास होना चाहता है। तो इन तीनों के उद्देश्य किस किस प्रकार के हैं? पहला, निष्पादन उपेक्षा निपुणता। बी निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन। सी निपुणता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन। डी निपुणता निष्पादन निष्पादन उपेक्षा। तो आंसर है इसका डी। अब ऐसा क्यों है? देखो, ए चाहता है उसे ये विषय रोचक लगता है और भविष्य में उसे सहायक होगा, और बी बस पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। तो बी बस एक ड्यूटी को पूरा कर रही है जो उसे फर्स्ट आने के लिए ज़रूरी है, तो इसे निष्पादन कहा जाता है। जो आपका टारगेट हो उसको पूरा करने के लिए जो आप करते हैं उस प्रक्रिया को निष्पादन कहा जाता है। तो बी का काम निष्पादन है, ये पक्का हो गया। तो इन चारों में निष्पादन बी में सिर्फ डी में लिखा हुआ है, बाकियों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे मैंने सॉल्व किया है। अब आपको कैसे और अच्छे से समझाऊं? बी का तुमको निष्पादन समझ में आ गया है, ओके। सी क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसे पास होने भर के लिए करना है। तो फर्स्ट होने के लिए जो पढ़ना है उसके प्रति भी उसे उपेक्षा है, लेकिन वह फेल नहीं होना चाहता है। तो निष्पादन की वह पूर्ण रूप से मना नहीं कर रहा है, पूर्ण रूप से उसे बंद नहीं कर रहा है, बस उपेक्षा के जरिए कर रहा है। जैसे कि बिना मन से कार्य करना, बिना मन से कार्य करने को निष्पादन उपेक्षा कहा जाता है। तो सी का आंसर निष्पादन उपेक्षा है। ए भविष्य में सहायता के लिए सोच रहा है, उसे विषय रोचक भी लगता है, तो ए उस विषय में निपुण होना चाहता है। ए फ्यूचर में उससे ग्रेजुएशन भी करने के मोड में है, इसीलिए ए को जो उद्देश्य होंगे वो निपुणता के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में मारे गए। बताइए उन्हें ... थी। आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा थी, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति थी, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी। देखो, फौज में कोई नए अनुभव के लिए नहीं जाता है, देश सेवा के लिए जाता है, ठीक है। परिवार की इज्जत बढ़ाना, देश सबसे ऊपर होता है फौज में। अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अरे सर, फौजियों को क्या मतलब नहीं होता अपने परिवारों से? ऐसा भी नहीं है। तो आंसर तो इसका ए ही है, देश सेवा चाहते थे। आत्मसिद्धि का मतलब होता है कि जो आप कार्य करना चाहते हैं उसके लिए अगर आप खुद ही अपने आप को तैयार करते हैं तो उसे आत्मसिद्धि के दायरे में लाया जाता है। अगला, प्रक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? निरंतर पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन, मौखिक भर्त्सना या दंड? तो इसका आंसर होगा आंशिक पुनर्बलन। कैसे? भाई, अगर किसी को दंड दोगे तो वह काम करना का बंद कर दे गुस्से में आके, उसको गाली दोगे तो भी वो काम करना बंद कर सकता है। कंटिन्यूअस उसको खोपड़ी खाओगे, तुम्हारे घर वाले डेली हर घंटे तुमसे कहें कितना पढ़ लिए, तो शायद तुम गुस्से में आके बंद कर दो। आंशिक पुनर्बलन एकमात्र चीज़ है जिसमें प्रतिक्रिया का विलोप होना, किसी कार्य का बंद होना इतना कठिन है, क्योंकि दिन में एक बार भी अगर तुम मान लो मेरी बात सुन ली हो, मैं कह रहा हूँ पढ़ो, तो शायद तुम्हें लग जाए। अगर मैं हर घंटे बोलूँ तो शायद तुम बंद कर दो मेरी बात सुनना। ... के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की सफलता की तुलना करो, गृह कार्य के रूप में अधिक ज़्यादा अभ्यास दे दो, अनपेक्षित परीक्षा ले लो, सरप्राइज टेस्ट जिसको बोला जाता है, या शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करो। अभी मैंने निपुणता ऊपर बताया था ना, निपुणता निष्पादन, उसी से संबंधित एक प्रश्न और है ये। देखो, परस्पर तुलना तो हमें करनी नहीं है बच्चों की, अभ्यास सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा देनी नहीं है, सरप्राइज टेस्ट लेके कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ये जनरल है। इस अभी मैंने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, ये 3 तो क्वेश्चन हमें वैसे भी नहीं करने हैं, तो आंसर डी ऐसे ही लगाना है। अब तो मैं क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूँ। निपुणता मैंने अभी क्या बताई थी कि कोई तुम्हारा टारगेट हो, ओके,
उसे पूरा करने का काम अगर तुम खुद ही ले लो तो उसके लिए जो प्रक्रिया होगी वो, तो तुम बच्चे के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करो, उसके बाद देखो ना कि उसको कैसे प्रोत्साहन देना है, तो ज़्यादा आराम रहेगा। इसीलिए इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास, वातावरण। परिपक्वता का अर्थ निकाला करो कि समय के साथ जो बढ़ जाए, ठीक है, और किसी चीज़ की नहीं, बस समय की जरूर देरी हो जिसमें। जैसे कि मिठाई को तुम कुछ मत रखो, ऐसे ही छोड़ दो तो समय के साथ धीरे धीरे उसमें फंगस लगी जाएगी। अब उसमें वातावरण का योगदान तो है ही, क्योंकि फंगस वातावरण से ही आई है, लेकिन फिर भी उसमें समय का योगदान ज़्यादा रहेगा। इसलिए इसमें तुम्हें अब ये देखना है कि वातावरण और परिपक्वता से कौन कौन चीज़ें होती हैं। वातावरण से शारीरिक विकास नहीं होता, ठीक है, वातावरण से सामाजिक विकास होता है, तो पहली बात तो बी अभी तक सही है। संवेगात्मक विकास में परिपक्वता समय से इतना संबंध नहीं है जितना कि वातावरण और आनुवंशिकता से है। संज्ञानात्मक में भी यही दिक्कत है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। वातावरण से सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा उचित आंसर है। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 के अतिरिक्त सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, क्रोध और हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास करना। इसमें 2-3 ऑप्शन आपको सही लग सकते हैं, पर हमें सबसे उचित आंसर देना है। देखो, हमें पूछा गया है कि कक्षा में सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से समायोजित करना है। संवेगात्मक और सामाजिक दोनों दिखने हैं, ठीक है। तो चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करने से कक्षा, संवेग और समाज का तो कोई संबंध है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। क्रोध और हर्ष दोनों को प्रबंधित करने से भी समाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, तो ये भी गलत हो गया। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी ठीक है, और हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास भी ठीक है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? बच्चे को सिखाना है या बच्चे को बस दोस्ती करवाना? शिक्षकों का टारगेट सिखाना है, शिक्षा का टारगेट सिखाना है, तो इन दोनों में शिक्षा का टारगेट कौन सा पूरा कर रहा है? सी। तो आंसर सही होगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा में अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं करते। अब आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए। क्यों होगा? विकास में परिवेश की भूमिका दिखानी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, इसमें परिवेश कहाँ है? एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, तब भी उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च, तो इसमें भी परिवेश का फैक्ट नहीं पड़ा। यानी अलग अलग पालन पोषण हुआ तब भी बुद्धि लब्धि उच्च है। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का प्रक्रमण जल्दी करते हैं, जबकि कुछ शिक्षार्थी नहीं कर पाते, तो ये वैयक्तिक विभिन्नता है, बच्चों में अंतर जो होता है वो है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन एक ही बचा। समाजीकरण के 2 हिस्से हैं, एक है सांस्कृतिक संचरण, दूसरा कौन सा है? ऑप्शन ए वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, ऑप्शन सी संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो देखो भाई, लेबलों में समायोजित करना नहीं है, समाजीकरण के विद्रोहियों को निरुत्साहित करना नहीं है, उनके विद्रोह के कारण को समझ के उसको चेंज करके उसको समाज के योगदान में यूज करना है। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना या वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास, इन दोनों में सबसे सही है ए। सांस्कृतिक संचरण हो गया है, अब व्यक्तित्व का विकास भी हो जाए।
एक शिक्षिका 2 गिलास में, एक समान गिलासों में जूस भर दिया है एक जैसा, उसके बाद एक लंबे गिलास में पलट देती है एक गिलास को और एक छोटे गिलास में, और फिर पूछती है कि बताओ किस में जूस ज़्यादा है। बच्चे बोलते हैं लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो बताओ बच्चों को कौन सी कठिनाई है, अहम केंद्रता की कठिनाई है, विकेंद्रीकरण की कठिनाई है, पलटावी कठिनाई है, या समायोजन की कठिनाई है। तो ऑब्वियसली पलटावी कठिनाई है। जब उन्हें पता है कि 2 समान गिलासों में समान जूस भरा हुआ है, उसके बाद एक बड़े गिलास और एक छोटे गिलास में उसको भर दिया गया है, तो ये पलटने में कठिनाई हो रही है ना, कि हम बराबर चीज़ को एक बराबर ही रखेंगे, उसको हम पलट नहीं पा रहे हैं। हम तुरंत फिर नए मॉड्यूल पे चले गए कि ये गिलास बड़ा है तो उसमें ज़्यादा होगा, जबकि हमें चाहिए था कि इन 2 गिलासों में समान जूस है तो इन 2 गिलासों में भी समान जूस होगा। हम ये बात पलट नहीं पाए कि गिलास की संख्या, गिलास की संरचना बदलने पर जूस नहीं बदलेगा। अगला, कर्नैल सिल्क कानूनी कार्रवाई और खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वो सोचते हैं कि भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण में लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? ए पश्च परंपरागत, बी पूर्व परंपरागत, सी परा परंपरागत, डी परंपरागत। पश्च परंपरागत, परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परा परंपरागत। परा परंपरागत तो कुछ होता नहीं है। पूर्व परंपरागत होता है जब बच्चा परिवार से सीख रहा हो, परंपरागत होता है जब बच्चा समाज से सीख रहा हो, और पश्च परंपरागत में बच्चा अपने मन से बनाता है सब कुछ सीखने के बाद कि हम ये करेंगे। जो बुद्धि सिद्ध, ये तो फैक्ट है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा किए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह कौन सा है? तो ये तो मैंने पढ़ाया भी हुआ है, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, उसी में ये बातें की गई हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? पहली आलोचना, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। ये आलोचना कहाँ से हो गई? ये तो मदद करा रही है और कराती भी है असली में, तो ये फैक्ट भी सही है। बी, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। सी, यह आणविक लक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकती है। डी, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। देखो, पहला आलोचना नहीं है, तो अब 3 में से एक आंसर आपको करना है। मान लो आंसर इसका एक्चुअल में डी है, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब कैसे पहुंचोगे वो मैं समझा रहा हूँ, पेपर में अगर ये आ जाए। पहला आलोचना है नहीं, बहुबुद्धि सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूँ तो तुम्हें वो भी याद होना चाहिए। तो व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल क्या दिया गया है? वे बहुबुद्धि में नहीं दिया गया है। बहुबुद्धियों में विभिन्न प्रकार की जो बुद्धियाँ हैं सब पे समान बल दिया गया है। आणविक साक्ष्यों को समर्थन नहीं दे सकती? बिल्कुल देती है, दे कैसे नहीं सकती है। बहुबुद्धि सिद्धांत तो ये बोलता है कि अनुभव से जो आपको सीखने को मिलता है उससे आपकी बुद्धि बढ़ती है, तो ऑब्वियसली डी ही आंसर होगा। आइए अब अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? पहला है, भाषा और विचार प्रारंभ में 2 भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। दूसरा है, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। तीसरा, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर। और चौथा, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। ठीक है, तो सही आंसर है इसमें सी। वातावरण में एक उद्दीपक कहाँ है भाषा भाई? स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत क्या कहता है कि हमें कोई क्रिया करवानी है तो उसके लिए उद्दीपक दे दो। स्किनर तो ये बोल गए, उसका भाषा से ज़्यादा संबंध ही नहीं है। पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की जो बोल गए हैं वो तो भी ठीक है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जीव विज्ञान संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो आंसर होगा बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। समझे? विशिष्टताएं जो सामाजिक भूमिकाओं के कारण एक लड़का एक लड़की की सौंपी गई हैं वो रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आएंगी। नैदानिकी में होता है कि जब वो ना सौंपी जाएं, जो जेंडर भूमिका थी उसका निदान हो गया।
अभिवृत्ति जो एक लड़के की लड़के होने के कारण मानसिकता है, जो लड़की की लड़की होने के कारण कुछ मानसिकता है वो होती है। जेंडर भूमिका दबाव वो होता है जब आपको जो लड़का होने के कारण ज़बरदस्ती कुछ करना पड़े। रूढ़िबद्धता ज़्यादा सही है इस मामले में, क्योंकि दबाव अपने मन से भी आप ले सकते हो। रूढ़िबद्धता प्रॉपरली केवल और केवल सामाजिक भूमिकाओं के कारण आएगी। रूढ़ियाँ आखिर समाज में होती हैं ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ए, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिकतम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। सही आंसर होगा डी। पढ़ाई को सबसे अच्छे से कैसे कराओगे? पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों के जोड़े बना दो ताकि वो आपस में जो अलग अलग हैं उससे उन्हें दिक्कत ना हो। इतना गलत आंसर भी नहीं है पर इतना सही भी नहीं है, पर अभी इसको छोड़ देते हैं। परिणाम अधिकतर लाने के लिए केवल एक शैली से पढ़ाओ, ये तो शुद्ध गलत है। ठीक है, एक जैसी पृष्ठभूमि वाले बच्चों को एक कक्षा में रखो और दूसरी पृष्ठभूमि वाले बच्चों को दूसरी कक्षा में रखो ताकि लड़ाई ना हो, ये भी गलत है। समावेशी शिक्षा कहती है कि सबको एक जैसे पढ़ाओ और एक ही क्लास में पढ़ाओ। तो ए और डी बचे। इन दोनों में सबसे सही कौन सा लग रहा है आपको? शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली समझने की हम कैसे समझते समझाते हैं और बच्चे कैसे समझते समझाते हैं इसका भी अध्ययन करना है। तो इन दोनों में ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है आपको? डी लग रहा है ना। 28 ... के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण के लिए कहना। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसके अतिरिक्त है, यानी कि इनमें से 3 जो है वो सीखने के रूपों को बढ़ावा दे रहे हैं और एक है जो नहीं दे रहा है। ठीक है, जो पढ़ाया है उस पर शिक्षार्थियों को मनन करने के लिए कहना, ये तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि ये आकलन को बढ़ावा देगा। इसका मतलब है कि ये आंसर सही नहीं होगा क्योंकि इसके अतिरिक्त बोला है। ठीक है, सुरक्षित वातावरण में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। देखो, आकलन लिखा होता, परीक्षण का प्रकार लिखा होता रचनात्मक तो ठीक रहता, पर केवल परीक्षण लिखा है तो इसका मतलब वो टेस्ट लेने की बात कर रहा है। अधिक से अधिक टेस्ट लेना एनसीएफ और एनईपी में नहीं कहा गया है, तो यही आंसर सही होगा। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चख लेता है तो वो क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है, सीखने के रूप में आकलन कर रहा है, आकलन और सीखना अलग अलग कर रहा है, सीखने का आकलन कर रहा है। इसका आंसर होगा सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन का मतलब होता है कि पहले हम कुछ किए, फिर टेस्ट किए, फिर सुधार करके फिर किए। तो बावर्ची खाना पकाते वक्त अगर खाना चख रहा है और उसको लगता है कि खाने में कोई कमी है तो वो दोबारा उस खाने में वो चीज़ डाल देता है ना। जैसे मिर्च की कमी है तो उसने फिर मिर्च डाल दिया। तो पहले उसने सीखा खाना ऐसे बनाना है, फिर उसने बीच में चखा कि खाने में कोई कमी तो नहीं है, मिर्च की कमी उसको मिली, तो उसके बाद उसने उसको सीखा और उसने मिर्च डाली। तो ये सीखने के लिए आकलन हो जाए। अगर वो केवल ये देखता खाना कैसा बना तो वो सीखने का आकलन होता। ठीक है, अगर वो केवल विभिन्न विभिन्न डिशेस के टेस्ट को समझना होता तो वो सीखने के रूप में आकलन करता। आकलन और सीखना तो अलग अलग है ही। आखिरी क्वेश्चन है, अंतरपरक अनुदेशन है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। अंतरपरक अनुदेशन की परिभाषा क्या होती है बताइए? यही पूछा गया है। अंतःपरक नहीं है, अंतःपरक नहीं है, याद रखिएगा।
अंतःपरक नहीं है ये, ठीक है, अंतरपरक है। अंतरपरक में पहली चीज़ तो दो बच्चों या कई बच्चों के बीच की बात करनी है, ठीक है। तो अव्यवस्थित गतिविधियां हटाओ। ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, उससे बच्चे एक ही तरह की चीज़ सीखेंगे, विभिन्न तरह की चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो ये भी हटाओ। आंसर इसका डी है वैसे, पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कैसे आएगा। प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग तब करोगे जब तुम अंतःपरक करोगे, तो ये भी हटाओ। आंसर हो गया डी। अब डी में लिखा क्या है, बच्चे की आवश्यकता को पूरा करना है तो समूह बनाओ, फिर समूहों को बदलते रहो, तो वही सही है, ताकि बच्चे विभिन्न समूहों से जानकारी ले सकें। इस तरह से अगर ये वीडियो आज का ख़त्म होता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।